वर्ल्ड ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक जो बहुत खासम खास हमेशा से रहा है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा पोर्शन आपको जो दिखाई देता है उसको हम कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट के नाम से आखिरकार जाना क्यों जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल डिस्कशन कर देता हूं। देखिए, देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर मतलब होता है कि पूरे विश्व को आप भूगोल के भौतिक तरीके से जानना चाहते हैं। तो कमाल की बात आपको यहीं से देखने को मिलेगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल का मतलब है कि आप पूरी पृथ्वी को जानना चाहते हैं। ये रही वर्ल्ड ज्योग्राफी की इंट्रो स्लाइड। वर्ल्ड जियोग्राफी, जियोग्राफी। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम अलग अलग स्तरों पे कई सारी चीजें पढ़ते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का मतलब विश्व भूगोल से होता है, विश्व भूगोल से होता है। अब विश्व भूगोल के तरीके में हमें यह लगता है कि हम कई अलग अलग प्रकार की चीजें जानना चाहते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल में जब हम अलग अलग चीजों को पढ़ेंगे तो इसमें कई सारी चीजें आती हैं। बट इसकी जो सबसे मेजर चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? जो सबसे मेजर या सबसे मुख्य चीजें आपको क्या दिखाई पड़ती हैं? मेजर या मुख्य चीजें आपको क्या दिखाई पड़ती हैं उसके बारे में बताओ। तो सबसे मेजर या सबसे मुख्य चीजें जो आपको दिखाई पड़ती हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूं, वो आप देखिएगा। बहुत ध्यानपूर्वक समझाते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, और फिर सबसे उसके बाद हम ओशियंस की बात करते हैं, ओशियंस की बात करते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम कॉन्टिनेंट्स की बात करने वाले हैं। पूरी पृथ्वी का लगभग 30% पोर्शन कॉन्टिनेंट से कवर्ड है और ओशियन के माध्यम से 70% पोर्शन कवर्ड होता है, लगभग अप्रोक्स। अप्रोक्स में ये कैलकुलेशन है, अप्रोक्स में कैलकुलेशन आपको दिखाई पड़ती है। तो वही चीज हम यहाँ पर कवर अप देने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं मैटर को। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा क्या कुछ कैसे आपका रह सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मैटर को। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो अच्छा, एक और बात, क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी में यही सब होता है? क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका यही सब होता है? नहीं सर, वर्ल्ड ज्योग्राफी में केवल इतना करके काम नहीं बन पाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको विश्व में प्रमुख घास मैदान, विश्व में मृदाएं, विश्व में झीलें, विश्व में नदियां, विश्व में प्रमुख आवर्तियां, विश्व में प्रमुख आकृतियां, ठीक है, या फिर विश्व में प्रमुख दर्रे, विश्व में प्रमुख झीलें, ये सब भी आपको पढ़नी पड़ती हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, कुल मिला के 30 टॉपिक्स होते हैं। बट यकीन मानिए सबके सब टॉपिक्स कवर करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले कॉन्टिनेंट कवर करेंगे। कॉन्टिनेंट को कवर कराने का मेरा तरीका ऐसा है कि मानो पूरी ज्योग्राफी आपके दिमाग में ठुस ठुस के भर गई हो। तो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करके इसी के बारे में चर्चाएं करना शुरू करता हूं। लीजिए, देखो, सबसे पहले आपको पता लगा कि हमारे पास जो महाद्वीप है वो 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां होता ऑस्ट्रेलिया। अभी रिसेंट के जो मॉडर्न ज्योग्राफिस्ट हैं या मॉडर्न वो लोग हैं जो ज्योग्राफी के ऊपर अध्ययन करते हैं या ज्योग्राफी के अंतर्गत जो परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है, यह तो एक देश है। इसके ऊपर न्यूजीलैंड भी है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत हम यह परिवर्तन कर दें कि एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया कह दें, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिलाकर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिलाकर हम ओशिनिया कह दें, ओशिनिया कह दें। तो वास्तविकता में जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसको सबसे छोटा महाद्वीप होने का टैग दिया जाता है, उसको हम ओशिनिया कहने लगे हैं। तो आज की डेट में इसको अपन लोग ओशिनिया बोलते हैं, जो काफी कमाल की बात हो जाएगी। अगर आप ये समझ पाए हैं तो ये इसका एक बेसिक ऑर्डर बनता है। अब बेसिक ऑर्डर बनने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही साधारण और सरल बात थी, हर कोई इसको जानता है कि सर एशिया सबसे बड़ा है, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ, देन साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, देन यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। यही आपके क्रम खंड बनते हैं, यही 7 अलग अलग भाग हैं। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ओशिनिया आपको देखने को मिलता है। यूरेशिया क्या होता है? एशिया प्लस यूरोप को अगर मिलाते हैं तो ये यूरेशिया बनते हैं।
जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं देन अपना अगला पोर्शन। हमें पता लगता है इनके बारे में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें। जीडी जैसे एग्जामिनेशंस में तो इतना ही पर्याप्त होता है, बट आपके लेवल पर आकर हमें इसको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, जैसा कि हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जैसे मैं क्विक रिवीजन टेबल का यूज करता हूं, सभी महाद्वीपों को एक नजर में बताने का एक प्रयास करता हूं। जब आपको पीडीएफ मिलेगी जो कि लिंक के थ्रू मिल सकती है, देन साथ ही साथ ऐप के ऊपर भी मिल सकती है, बट अभी आप इस पे ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर समझिएगा, महाद्वीप में जैसे एशिया है, क्षेत्रफल के हिसाब से रैंक पहला है। विशेष नाम इसका क्या है? सभ्यता का पालनहारा। ठीक है, सभ्यता का पालनहारा। इसको याद कैसे रखते हैं? पैट्रोनेज ऑफ, लिख सकते हैं चाहे तो, पैट्रोनेज ऑफ कल्चर इसको बोलते हैं। पैट्रोनेज, पैट्रोनेज ऑफ कल्चर इसको बोलते हैं। आप पूछे सबसे बड़ा देश चाइना है, सबसे बड़ा देश चाइना है। सबसे लंबी नदी योंगशी है, योंगशी चाइना की ही नदी है। योंगशी इज रिवर फ्रॉम चाइना। सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है, एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है, तो ये सरल हो जाएगा। अफ्रीका दूसरा महाद्वीप हुआ। इसका इसको ब्लैक, इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर मिनरल्स बहुत ज्यादा है। डार्क कॉन्टिनेंट, कोयला बहुत ज्यादा है। और ये अल्जीरिया इसका सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। नाइल रिवर इसकी सबसे बड़ी है। किलिमंजारो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका थर्ड नंबर पे है, इसका कोई सबनेम नहीं है। कनाडा इसका सबसे बड़ा देश है। मिसिसिपी, मिसूरी इसकी सबसे बड़ी नदी है। और डेनाली, ठीक है, डेनाली माउंटेन इसके अंतर्गत सबसे बड़े माउंटेन्स है। साउथ अमेरिका फोर्थ स्थान रहेगा, कोई नाम नहीं है। ब्राजील सबसे बड़ा देश है। अमेजोन सबसे बड़ी नदी है पूरे विश्व में। अमेजोन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। लंबी नदी नाइल ही है। और एकांकुआ, माउंट एकांकुआ इसका सबसे ऊंचा पर्वत है। देन हम बात करते हैं यूरोप या अंटार्कटिका की बात करते हैं। पांचवा देश है, इसको व्हाइट महाद्वीप भी बोलते हैं, व्हाइट या साइंस कॉन्टिनेंट इसको बोलते हैं, क्योंकि इस पर रिसर्च बहुत ज्यादा चलती है। व्हाइट या साइंस कॉन्टिनेंट इसको बोला जाता है क्योंकि इस पर रिसर्च बहुत ज्यादा चलती है। इसमें कोई कंट्री नहीं है क्योंकि ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है। इसमें कंट्री जाके अपने अपने रिसर्च सेंटर लगाती है। जैसे भारत ने दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती लगाया था, अभी दक्षिण गंगोत्री बंद हो चुका है, इसे नया लॉन्च किया गया दक्षिण गंगोत्री 2.2। अब यहां रिवर भी नहीं है क्योंकि बर्फ जमी है। लेकिन ऊंचा माउंटेन कौन सा? विंसन मैसिफ, विंसन मैसिफ सबसे ऊंचा माउंटेन है। यूरोप की हम बात करते हैं, इसका कोई उपनेम तो नहीं है, लेकिन रशिया इसका सबसे बड़ा देश है। वोल्गा सबसे बड़ी नदी है। और एल्ब्रुश इसका सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। प्यासी भूमि इसको बोला जाता है थ्रस्टी लैंड, थ्रस्टी लैंड इसको कहा जाता है। और सबसे बड़ा देश भी ऑस्ट्रेलिया है। मॉरी डार्लिंग, मॉरी डार्लिंग इसकी सबसे लंबी नदी है। और सबसे ऊंचे पर्वत की बात करते हैं तो माउंट क्यूस्को इसका सबसे बड़ा माउंटेन है। माउंट क्यूस्को, क्यूस्को माउंटेन सबसे बड़ा हो जाएगा। एल्ब्रश हो जाएगा यहाँ, एल्ब्रश हो जाएगा यहाँ पे। ये विंसेंट मैसिफ हो जाएगा, विंसेंट मैसिफ हो जाएगा। विंसेंट मैसिफ आपको देखने को मिल जाएगा, विंसेंट मैसिफ हो जाएगा। ये एकांकुआ हो जाएगा, एकांकुआ। ये डेनाली हो जाएगा, डेनाली। ये किलीमंजारो हो जाएगा, किलीमंजारो। ये एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। थोड़े से इनके टर्म्स भी मैं लिख दिए हैं, आप नोट करो फटाफट से। इसका चकाचक स्क्रीनशॉट मार दो एक। जैसे ही आप इसको समझेंगे, आपके धीरे धीरे समझ में आएगा कि सर ये तो हमारा पूरा क्विक रिवीजन हो गया। हमें तो कॉन्टिनेंट के बारे में पता ही इतना था। देखो, मुझे जरूरत पड़ती है कि आप लोगों को एक क्रम खंड में बताऊं। अब देखो, बताने का तरीका ये हो सकता है कि या तो मैं एशिया से शुरू कर दूं, या फिर मैं ऑस्ट्रेलिया से शुरू कर दूं, या मैं रैंडमली कोई भी शुरू कर दूं। ठीक है, जैसा आप चाहे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बनती है कि अगर मैं इस वाली चीज को ऐसे बताऊं कि हाँ भाई अलग अलग है, ठीक है,
तो इसमें ना हमें थोड़ा सा ना इसमें आपको बताने की जरूरत पड़ेगी कि भाई जरूरी नहीं है कि पहले आप एशिया ही पढ़ें, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पहले आप ऑस्ट्रेलिया ही पढ़ें, आप कोई भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। और जरूरी है कि आप अच्छे वाला पढ़ें। अच्छे वाला पढ़ने का मतलब है आपके टॉपिक क्लियर होने चाहिए। अब इसको पढ़ाने के मेरे पास दो तरीके हैं। अब चाहूं तो मैं इसको इस तरीके से पढ़ा सकता हूं कि एशिया से मैं पढ़ा दूं और इसके बारे में छोटी छोटी डिटेलिंग दे सकता हूं, ऐसी ऐसी डिटेलिंग एग्जाम्पल के थ्रू ऐसा करते हैं। हम सबसे छोटे महाद्वीप से पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको थोड़ी ना चीजें जल्दी समझ में आएगी जो मैं समझाना चाहता हूं। अब जैसे मान के चलो मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करने लगता हूं, ठीक है। चलो, जैसे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पहला है, इसको लैंड ऑफ थ्रस्ट बोला जाता है, प्यासी भूमि बोलते हैं। इसके बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा होती है। ये इसका जो पूरा पोर्शन है ये ड्रॉट एरिया है, ठीक है। याद रखना दिस इज न्यूजीलैंड, ठीक है, याद रखना। मेरी बुआ की लड़की अभी शी इज हेयर, ठीक है, मेरी बुआ की छोरी अभी यही है, ठीक है, याद रखना। शी इज ऑल्सो ए वेब डिजाइनर, हम दोनों साथ में ही थे, ठीक है, वेब डिजाइनर, बड़ी है वो मुझसे। दूसरा है अतिरिक्त जानकारी, हम देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया पूर्णतः सदर्न गोलार्ध में है, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में है, और ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र देश है जो पूरे महाद्वीप पर अकेला स्थित है, एकमात्र देश है पूरे महाद्वीप पर अकेला स्थित है। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा नारू हो जाएगा, लंबी नदी मोरे डार्लिंग हो जाएगी, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट किस्को हो जाएगा। तो ये इसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन ये इसकी पूरी जानकारी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसके बारे में अलग से पढ़ना भी जरूरी है। अगर आप इसके बारे में अलग से नहीं पढ़ोगे तो आप दिक्कतें क्रिएट कर लोगे अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। है परिवार के लिए दिक्कतें, अगर पढ़ोगे नहीं तो उनके सपने कैसे सच करोगे? बहुत लंबी कहानी है। ऐसा करते हैं, हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। एक काम करता हूं, पूरा इसके बारे में बताता हूं। ओशिनिया, ओशिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूरा डिस्कशन अपन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलो, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं और बहुत ही प्राइम लेवल पे अपन बात करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कमी कहां रह गई थी। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया महाद्वीप की बात करते हैं। देखो, मैं बता चुका हूं पूरी दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं, ठीक है। दिस वर्ल्ड हैज टोटल कॉन्टिनेंट कितने? 7 है। पता है ये तो, बार बार रिपीट करने का मतलब है ताकि आपको ये बात रट जाए। यहां है, ये रहा जो क्षेत्र है जिसकी बात अपन कर रहे हैं। अगर हम बात करते सबसे बड़ा और सबसे छोटा, एशिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन का अपन लोग डिस्कशन करते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन में हम देखते हैं तो ये इंडोनेशिया के नीचे स्थित है। दिस इज जस्ट बिलो द इंडोनेशिया, जस्ट बिलो इंडोनेशिया है, जस्ट बिलो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के जस्ट नीचे है। मैपिंग का उद्देश्य दुनिया में होने वाली हलचल जैसे इजराइल इराक की लोकेशन और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझना। ये मैपिंग का इंपोर्टेंस है, इंपोर्टेंस ऑफ मैपिंग है। देखो, अगर मैं कमाल की बात बताऊं तो अभी इंपोर्टेंस ऑफ मैपिंग बहुत बढ़ जाता है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी ईरान और इराक के बीच में बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं। अमेरिका भी अपना वहां पर नाक घुसेड़ रहा है। घुसेड़ क्या रहा है, वो खुद ही आके वहां पे बैठ चुका है। तो आपको पता होना चाहिए सर ये पूरा मसला चल कहां पे रहा है। तो सर आप जानेंगे कि पूरा मसला आपका यहाँ पे चल रहा है। अब क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा जो हलचल वाला क्षेत्र है, ये भी बहुत हलचल वाला क्षेत्र है, तो बहुत अधिक हलचल वाले क्षेत्र होने के कारण आपको अगर जियोग्राफिकल लोकेशन का पता होगा कि सर अमेरिका कहाँ पे है, मैं कि भाई ये रहा अमेरिका, ये कनाडा है, ये अमेरिका है, तो इसलिए जानना भी जरूरी है। अगर नहीं जानोगे तो आपको यही पता नहीं लगेगा कि इंडिया कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, ठीक है, अमेरिका कहाँ पे है और साउथ अमेरिका कहाँ पे। देखो, अमेरिका कोई देश नहीं है। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक देश है, तो वह अलग अलग स्तर पर आपको देखने को मिलता है। जो नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इस पे कनाडा और यूएसए ही है जो मेजर आपकी जगह घेरते हैं, तो इसलिए इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो अभी अपन डिस्कशन करते हैं किसके बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओशिनिया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ओशिनिया का परिचय क्या है। देखो,
ऑस्ट्रेलिया का असली नाम एटलस या भूगोल की किताबों में इंडेक्स में अक्सर ऑस्ट्रेलिया के स्थान पर ओशिनिया लिखा मिलता है। कैसे? विभाजन। ओशिनिया को भौगोलिक रूप से 4 भागों में बांटा गया है जो ओशिनिया है। पहला ऑस्ट्रेलिया है, उसका हिस्सा, ये वाला हिस्सा उसका ऑस्ट्रेलिया होगा। दूसरा है माइक्रोनेशिया, उसका हिस्सा होगा, छोटे छोटे जो द्वीप है। तीसरा है उसको पॉलिनेशिया कहा जाएगा, जो बाद के छोटे छोटे द्वीप है। और जो ऊपरी हिस्सा है उसको मेलानेशिया कहा जाएगा, मेलानेशिया कहा जाएगा। तरीका क्या है सर, याद कैसे रखेंगे? ऑस्ट्रेलिया खुद उसमें दक्षिण पश्चिमी हिस्सा आपका कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है सर? ये दक्षिण या पश्चिम दक्षिण हिस्सा होता है, यानी वेस्ट साउथ एरिया होता है। ये कैसा होता है सर? ये वेस्ट साउथ एरिया आपका होता है। जो मेलानेशिया होता है ये आपका नॉर्दर्न पोर्शन होता है, नॉर्थ होता है ये हमेशा ही। ये होता है आपका पॉलिनेशिया, ईस्टर्न हिस्सा होता है। और ये मेलानेशिया आपका सदर्न तो नहीं कह सकते, इसको सेंट्रल हिस्सा बोल लेते हैं बहुत बार। तो इनका क्या हिसाब किताब है कि पूरी लोकेशन के अकॉर्डिंग हम इनको ज्योग्राफिकली डिवाइड कर सकते हैं। बट ये डिवीजन पेपर के लिए इतना जरूरी नहीं बनता, क्योंकि पेपर में इसके पूछे जाने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। तो मैंने आपको बताया कि भाई ओशिनिया 4 चीजों से मिलकर बना है। ऑस्ट्रेलिया भले ही इकलौता है, बट ओशिनिया 4 चीजों से मिलकर बना है। बताता हूं कौन कौन। ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, इन सब चीजों से मिलकर आपका यह बनकर तैयार होता है। इन सब चीजों से मिलकर आपका यह बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें मेलानेशिया, मेलानेशिया क्या क्या होता है? मेलानेशिया यह ऑस्ट्रेलिया के ठीक उत्तर और पूर्व में है। किसका मैंने बताया? मेलानेशिया का। ये नॉर्थ एंड हल्का सा ईस्ट में भी आप इसको डाल सकते हैं, उत्तर और पूर्व में डाल सकते हैं। तो मैंने बताया ये ऑस्ट्रेलिया के ठीक उत्तर और पूर्व में है। लोकेशन क्या है? दिस इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट लोकेशन में आपको ये दिखता है। दूसरा है प्रमुख द्वीप, इसके मेजर आइलैंड्स कौन कौन से आपको देखने को मिल जाएंगे? मेजर आइलैंड्स आपको कौन कौन से देखने को मिल जाएंगे? न्यू गिनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, उसके बाद यही है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। सोलोमन द्वीप समूह वो भी यहीं पे है। देखो अब हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर न्यू गिनी है, नजदीक में सोलोमन आइसलैंड्स है, बिस्मार्क आर्कियोलॉजी है, न्यू आयरलैंड है, न्यू ब्रिटेन है, वो सब यहीं पर है। बिस्मार्क भी यहीं पर है, सोलोमन द्वीप समूह यहीं पर है। दूसरा फिजी, यह देश भी है जिसकी राजधानी सुआ है। न्यू कैलेडोनिया, इस पर फ्रांस का अधिकार है, न्यू कैलेडोनिया पर। न्यू कैलेडोनिया कहां पर है सर? दिस इज न्यू कैलेडोनिया, दिस इज फिजी। तो ये सब कहां पर है सर? ये इसके नॉर्दर्न हिस्से में ही आपको देखने को मिलते हैं। होने के लिए मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना कि यहां न्यू आयरलैंड, न्यू ब्रिटेन भी है, बट जरूरी नहीं है कि आप याद रखें। अब सर यहां ब्रिटेन कहां से आ गया? ब्रिटेन पूरे मैप में कहीं भी आ सकता है, ब्रिटेन को आप एक्सेप्शन मान के चलना, ये पूरे मैप में कहीं पर भी आ सकता है। क्योंकि एक समय था जब लगभग आपकी 10th सेंचुरी थी, तो ब्रिटेन का कब्जा पूरे विश्व भर में बहुत सारे स्थानों पर था। मतलब ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसने सर्वाधिक भूमि पर कब्जा किया है, ठीक है। और यार मतलब कमाल का देश था ब्रिटेन एक समय पर। और सर कमाल का कैसे था? ये तो दूसरे लोगों पर शासन करते थे ना सर। देखो बात यह है कि कमाल का देश होने का मतलब है कि वहां के रूलर बहुत मजबूत थे। युद्ध में जीत मायने रखती है, कैसे जीते ये मायने नहीं रखता। अक्सर शक्तिशाली लोग इतिहास बदल देते हैं। अक्सर जिन लोगों के हाथ में क्षमताएं होती हैं वो जैसा चाहे वैसा रुख मोड़ देते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ब्रिटेन की तारीफ क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने तो बुक्स पढ़ी हैं। जो बुक्स मैंने पढ़ी हैं वो किसी ना किसी ब्रिटिश राइटर ने ही लिखी हैं। तो सर आप किसी और राइटर की किताब क्यों नहीं पढ़ लेते? क्योंकि अवेलेबल नहीं है। ब्रिटिशर्स ने उन किताबों को भी निपटा दिया। इसको बोलते हैं द डोमिनेंस ऑफ पावर, जो ब्रिटेन के पास बखूबी था। जैसे आपका सिलेक्शन में आपकी मेहनत मायने नहीं रखती, आपका सिलेक्शन मायने रखता है। ब्रिटिशर्स का भी सेम था, हार गए तो हार गए और जीत गए तो सब कुछ हमारा।
वो इसी नियत के साथ लड़े। आज हर जगह है। ताना मारने वाले ये भी कह सकते सर आज देख लो उनकी स्थिति क्या है। जब अगली जनरेशन ही खराब होगी तो उसमें उनका तो दोष नहीं है। उन्होंने तो अपने एरा में सब कुछ किया। जो दोष युक्त है यानी जिनमें दोष है वो तो आज के लोग हैं। ऐसे तो हमारे यहां भी है। 1950 के बाद क्या इंडिया कोई भी प्रोडक्शन कर पाया? क्या कोई नई साइंटिफिक खोज दे पाया? नहीं दे पाया। लगे हुए हैं रीलों में, कुछ नहीं हो सकता। इंडिया का जो यूथ है दैट बेसिकली ट्रैप्ड इनटू ए रैट रेस, वो रैट रेस में ट्रैप हो चुका है। ठीक है, उसको रील देखनी है ना, उसको एक नौकरी के पीछे भागना है। तो उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा नेचर ही ऐसा क्रिएटेड है। मैं भी उस रैट रेस का हिस्सा हूं। आगे बढ़िए। दूसरा हम बात करते हैं माइक्रोनेशिया की। अब जैसा मैंने बताया यह मेलानेशिया है। अब हम माइक्रोनेशिया की बात करते हैं। माइक्रोनेशिया आपको यहां ये दिखाई देता है, माइक्रोनेशिया ये है। चलो, माइक्रोनेशिया क्या है? ये मेलानेशिया के उत्तर में है। अब जो मेलानेशिया कहां है? सर ये मेलानेशिया है। मेलानेशिया के उत्तर में आपको यह दिखाई पड़ता है। मेलानेशिया के उत्तर में आपको यह दिखाई पड़ता है। और इसमें समझिएगा क्या क्या है। सर यह मेलानेशिया के उत्तर में स्थित है। इसमें मार्शल आइलैंड है, किरिबाती है, कैरोलिना है, पलाऊ है, मौरियाना द्वीप समूह है। और ये सब इससे अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगे। पलाऊ काफी ज्यादा चर्चाओं में भी इस बार रहा था क्योंकि इसने अंडर वाटर न्यूज एंकर्स को बिठा दिया था। ठीक है, अब जो बच्चे कह रहे हैं सर ये तो हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए है, यार मजाक से हटके जो बच्चा कह रहा है ना कि ये हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि इनकी मेंटालिटी क्या है। क्योंकि यदि आप ध्यानपूर्वक समझेंगे कि मेजर आइलैंड अगर मैं यहां पर लिख दूं तो बाकी सारी चीजें तो अब आपकी बाइलिंगुअल हो गई। अब वो मेलानेशिया के उत्तर में स्थित है, ये चीज तो आप समझ ही सकते हैं। दिस इज नॉर्थ टू द मेलेनिया। अब यहां पे चाहे तो आप इस चीज को लिख भी सकते हैं, जैसे मैंने इसके बारे में लिख दिया है कि सेंट्रल है, तो सेंट्रल की जगह चाहो तो सेंट्रल लिख लो, चाहो तो लिख लो नॉर्थ टू मेलेनिया। नॉर्थ टू मेलेनिया, मेलेनिया। और ये वाला हिस्सा कहां जाएगा? यहां जाएगा। दिस इज नॉर्थ टू मेलेनिया। मेलेनिया के नॉर्थ में और ये चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे आप समझेंगे। पोलिनेशिया, ये माइक्रोनेशिया और मेलेनिया के पूर्व में स्थित है। मैं पहले ही बता चुका हूं इसके लिए। और हजारों द्वीपों का एक बहुत बड़ा समूह है, बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं। कुक आइलैंड हुआ, फ्रेंच पोलिनेशिया हुआ, हवाई आइलैंड हुआ, ईस्टर आइलैंड हुआ, टोंगा हुआ, समोआ हुआ। समोआ आपने याद होगा कि एक आपने वो मूवी भी देखी होगी जो द रॉक की मूवी है। द रॉक की मूवी आपने देखी होगी, जो WWE में फाइट करते हैं। तो एक मूवी में उनको समोआ का बताया गया है, ही इज फ्रॉम समोआ। शायद फास्ट एंड फ्यूरियस में ही बताया गया कि वो समोआ से हैं। समोआ, कुक आइसलैंड, टोंगा, न्यूजीलैंड। भौगोलिक दृष्टि से न्यूजीलैंड पोलिनेशिया का ही हिस्सा है। हालांकि पढ़ाई की सुविधा के लिए इसे ऑस्ट्रेलिया के साथ पढ़ा जाता है, बट ये हिस्सा किसका है? सब पोलिनेशिया का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि यह आपका किस साइड में पड़ रहा है? सो दिस इज लाइक टिल्टेड टू द ईस्टर्न साइड, इसलिए हम इसको यहां पर पढ़ते हैं। तो हमें यहीं से पता लगता है कि दिस इज पोलिनेशिया। तो पोलिनेशिया के क्षेत्र में आपको ये दिखाई पड़ेगा। कमाल की बात है सर कि दिस इज टिल्टेड टुवर्ड द पोलिनेशिया। ठीक बात है, ठीक है सर। पोलिनेशिया भी पढ़ पाए आप, इसके बारे में हल्का हल्का याद रखेंगे। समोआ, कुक आइलैंड, टोंगा एंड न्यूजीलैंड। याद रखने का तरीका भी है क्या सर इसके अंदर कोई? सर अगर हम बात करते हैं तो इसको आप रखते हैं NCST। NCST आप याद रखते हैं, न्यूजीलैंड, कुक, समोआ, टोंगा। NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, आर्टिकल 338A। चाहो तो ऐसे याद रख लो, जैसे चाहो ऐसे याद रख लो। अब NCST के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। इसको आप याद रखने का तरीका क्या है? सर इसमें सबको याद मत रखना, खाली पलाव, मारियाना, किरिबाती और यार सारे ही हैं ऑब्वियसली, यार सारे ही जरूरी है। एक बार देख लेंगे सारे याद होंगे। नेक्स्ट आपका क्या? मेलानेशिया के बारे में भी, सोलोमन, बिस्मार्क, फिजी और न्यू कैलेडोनिया। बस यही है, और इसके अंतर्गत मैं आपको बता ही चुका हूं। अब यहीं पे आप चीजों को समझेंगे। अब आता है आपका जीलैंडिया।
इसको 8वें महाद्वीप के तौर पर जाना जाता है। जीलैंडिया को क्या जानते हैं सर? इसको कई बार अपन मानते हैं कि दिस इज द 8th कॉन्टिनेंट, बट फिर हम इसको ऑस्ट्रेलिया के साथ ही मर्जर कर लेते हैं। 2017 में वैज्ञानिकों ने तस्मान सी के पास एक 8वें महाद्वीप की पहचान कर दी जिसे जीलैंडिया नाम दिया गया। ठीक है, न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया इसी जीलैंडिया का हिस्सा है और इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका की दिशा तक होता है। ये दक्षिण अमेरिका की दिशा तक जा रहा है। ये पैसिफिक ओशियन तो है ही, इधर के दक्षिण अमेरिका है तो उधर की तरफ ये जा रहा है। मतलब ये जो व्हाइटेस्ट पोर्शन देख रहे हो समुद्र में ढका हुआ है। तो साइंटिस्टों का मानना है कि एक दिन ये ऊपर आएगा, साइंटिस्टों का ये मानना है। तो अगर मैं इसकी डिस्कवरी की बात करता हूं तो 2011 में तस्मान सी में की गई थी। तस्मान सी में की गई थी। इसका 94% भाग समुद्र के जल में डूबा है, 6% ही बाहर है। 94% अंडर वाटर है। 94% क्या अंडर वाटर है? अंडर वाटर है जी। और बाकी का 6% दिस इज कंप्लीटली इन द लैंड मास पोर्शन। नेक्स्ट, विस्तार एक्सपेंशन की बात करते हैं। दिस इज नियर बाई टू द न्यूजीलैंड एंड न्यू कैलेडोनिया। यह नियर बाई किसके? नियर बाई टू न्यूजीलैंड एंड न्यू कैलेडोनिया के पास है। डोनिया के पास आपको दिख जाएगा। वर्तमान में स्थिति क्या है? जलमग्न होने के कारण आधिकारिक महाद्वीप या सिद्धांतों में इसे शामिल नहीं किया गया। महाद्वीप वही होते हैं जो जल में ना डूबे हों, बट क्योंकि यह जल में डूबा है तो हम इसको 8वां महाद्वीप नहीं मानते। तो यह 8वां महाद्वीप कैसे हुआ? सिर्फ ये केवल एक थियरी है, यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला पॉइंट अनऑफिशियल है। बट एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि 8वां महाद्वीप होने की खोज तस्मान सी में जो की गई थी वह किन क्षेत्रों को मिलकर बनता है? तो आप बताएंगे कि सर यह आपका कैलेडोनिया और न्यूजीलैंड को मिलकर बनता है, जो दक्षिणी अमेरिका की तरफ एक्सपेंशन अपना रखता है। मजा आ गया। आगे हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब बहुत सारे लोगों का मानना होगा कि आखिरकार ये बना कैसे। देखो, अगर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड इस तरीके की थ्योरियों की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद में इसके बारे में थोड़ी और चर्चाएं भी करूंगा। ठीक है, बहुत सारी चर्चाएं हैं जो यहां जरूरी होंगी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यहां पर सिर्फ बता रहा हूं, बाद में आपको पढ़ना अलग से भी है, मैं ही पढ़ाऊंगा अलग से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। देखो, अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार शुरुआत में पृथ्वी पूरी एक विशाल महाद्वीप था जिसका नाम पेंजिया था। मतलब इनका मानना यह है कि पेंजिया ही पूरी पृथ्वी का हिस्सा था और एक सागर था जिसका नाम था पेंथलासा, जो पेंजिया के चारों ओर था। मतलब इनका मानना यह था कि पहले ऐसे तो है पेंजिया के आसपास का जो जल है उसका नाम था पेंथलासा। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये किसका मानना है सर? ये अल्फ्रेड वैगनर का मानना है। ये साइंटिस्ट है अल्फ्रेड वैगनर का नाम मानना यह है, वैगनर का मानना यही है। अब इनका कहना है गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है और जो फ्रिक्शन फोर्स इसकी सरफेस पे टच हो जाती है, उसी के चलते सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से भी ज्वार भाटा आया। मतलब बहुत सारे पानी के तेज प्रभाव आए और पृथ्वी जो वहां केवल एक ही हिस्से पेंजिया के रूप में थी वो टूट गया और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बन गई। यानी सुपर कॉन्टिनेंट जो था पेंजिया को टूटकर ही अंगारा और गोंडवाना लैंड बनती है। अंगारा से नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बने और गोंडवाना से अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया बने। आपको एक बात पता है कि इंडिया खास क्यों है? आप इंडिया में सबसे ज्यादा डायवर्सिटी क्यों देख पाते हैं? देखो, बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को समझना कि आप इंडिया में दो प्रकार से अलग अलग लोग क्यों देख पाते हो। देखो, मैं आपको बात बताता हूं कि इंडिया सबसे खास देश इस कारण से भी है क्योंकि इंडिया में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों के ही लोग बसते हैं। इंडिया का जो उत्तर का हिस्सा है, जहां मैं भी हूं, आप भी हो, ये वाला हिस्सा अंगारा लैंड का हिस्सा है।
जबकि नीचे का जो हिस्सा आप देखते हैं, जो साउथ इंडियन पर्सन्स है, वो लोग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उनके पूर्वज गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। हम यहाँ पर नए हैं। हमारे स्किन का टोन बहुत गोरा है, हम बहुत गोरे हैं। जबकि साउथ इंडिया में हम जाते हैं तो लोगों का रंग काला भी है। हमारी फिजिकल एबिलिटीज अलग हैं, उनकी फिजिकल एबिलिटीज अलग है। उनका एडेप्टेशन टू द नेचर अलग है, हमारा एडेप्टेशन टू द नेचर अलग है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ही इस बारे में बहुत ज्यादा पता लगता है। ये चीज अब यहाँ पे समझ पाएंगे। ठीक है, अब ये चाहे तो आप याद रख लें, चाहे तो याद ना भी रखें, इसमें कोई मसला नहीं बनेगा। दिस इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये। तो ड्रिफ्ट थ्योरी आपको यह देखने को मिलेगी। ये तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है आपकी। ठीक है, बट हाँ, समझाने के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी होगा कि मैं आपको समझाऊं। आगे हम बात करते हैं इसी के साथ साथ कि सर इसके नामकरण और उत्पत्ति समझिए। ऑस्ट्रेलिया टर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, क्योंकि मैं पहले आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही पढ़ा रहा हूं, तो ऑस्ट्रेलिया शब्द की उत्पत्ति समझिएगा। ऑस्ट्रेलिया शब्द ऑस्ट्रल से बनता है, जिसका मतलब होता है दक्षिणी। ऑस्ट्रल से बनता है, जिसका मतलब होता है दक्षिणी। विलियम जेन्स्यू 1606 ईस्वी में इस डच यात्री ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी छोर देखा था। और जेम्स जून आपको देखने को मिलेगा। ये लुइस वेज डी टॉरस 1606 में इन्होंने न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच का गैप टॉरस जल संधि खोजा था। टॉरस जल संधि खोजा था क्योंकि इनके खुद के नाम में लुइस वेज डी टॉरस था। स्पेनिश, पोर्तुगीज। एबेल तस्मान 1642 ईस्वी में इस नाविक ने दक्षिणी हिस्से की खोज की। इसने तस्मानिया द्वीप, तस्मान सागर, न्यूजीलैंड और फिजी तक की यात्रा भी इसने करी थी। न्यूजीलैंड और फिजी तक की यात्रा भी इसने करी थी। देन हमें पता लगता है कि जो तस्मान जल संधि है वो न्यूजीलैंड और फिजी को जोड़ती है। अगर मैं आपसे पूछूं तस्मान वाटर स्टेट कहाँ है, तो आप बताएंगे सर ये न्यूजीलैंड और फिजी के बीच में। रीजन क्या है? क्योंकि इसको एबेल तस्मान के द्वारा ही तो खोजा गया था। बिकॉज इसको एबेल तस्मान ने तो खोजा ही था, इस वजह से ऐसा आपको देखने को मिलता है। क्या समस्या है इसमें? सर इतनी सी भी समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज समझ में आती है। अब ये तीन व्यक्ति हैं, ये वाली चीज नोट मत करना क्योंकि ये बहुत डेप्थ में जाके मैं बात कर रहा हूं। अब केवल समझ लेना, आगे भविष्य में कभी जरूरत पड़े तब इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेम्स कुक और पूर्वी तट की खोज। जो इसका पूर्वी तट है, जो सिडनी की तरफ वाला एरिया है, ब्रिटेन के एक नाविक थे जिन्होंने 1770 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट देखा था। तो सिडनी की खोज इन्होंने कर दी। इसी पूर्वी तट पर सिडनी जैसे प्रसिद्ध और सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर की खोज जेम्स कुक ने करी थी और कुक जल संधि इन्हीं के नाम पर पड़ा। तो यहां पर हमें पता लगता है कि कुक वाटर स्ट्रेट आपको देखने को मिलता है, जो नॉर्दर्न, इसका जो नॉर्दर्न हिस्सा है और इसका जो सदर्न हिस्सा उसको ये मैचअप करता है, कुक वाटर स्ट्रेट। तो हमें यही पता लगता है। तो सिडनी की खोज इनके द्वारा की गई। तो सिडनी किसको द्वारा खोजा गया? 1770 में जेम्स कुक ने सिडनी को खोजा है। कुक। नेक्स्ट जनसंख्या और क्षेत्रफल का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ओशिनिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। जो आप देखते हैं पॉपुलेशन मेजरली कहां पर है? सो पॉपुलेशन आपको मेजर बेसिस पर कहां देखने को मिलती है? पॉपुलेशन मेजरली कहां है? पॉपुलेशन मेजरली इन ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही दिखाई पड़ेगी। इंपोर्टेंट सिटीज है, मेजर सिटीज को अगर हम देखते हैं, मेजर सिटीज में सिडनी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा शहर है। मेलबर्न आप मेलबर्न में ये भी देखेंगे, मेलबर्न में कि सबसे बड़ा जो क्रिकेट ग्राउंड है वो भी मेलबर्न में है। ठीक है, याद रखना। अगला है क्षेत्रफल। ओशिनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश भी ऑस्ट्रेलिया ही है। सबसे बड़ा एरिया भी इसी का, मैक्स एरिया भी इसी का है। ठीक है, याद रखना। जिसका कई राज्यों में बांटा गया है। राज्यों के निवास बिल्कुल सीधे बने हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ की तरह नहीं है। इधर क्या है, जो हमारे यहाँ क्या है कि हम कल्चर एंड लैंग्वेज बेसिस पर बटे हैं, इसलिए हमारे यहाँ की बाउंड्री बिल्कुल इधर उधर है। लेकिन क्योंकि इनका जो बंटवारा हुआ है वो बिल्कुल सटीक प्रकार से हुआ है, तो वे एक ऐसा मान लीजिए जैसे स्केल से इनका बंटवारा हुआ हो। तो स्केल से बंटवारा इनका कुछ इस तरीके से होता है, ये देखो।
तो इसका ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और नॉर्थ साउथ वेल्स, नीचे विक्टोरिया और विक्टोरिया में मेलबर्न है और नीचे तस्मानिया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहां पर ऑस्ट्रेलिया के कुछ उपनाम है। इसको आइसलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों ओर से पानी से घिरा है, एकमात्र। प्यासी भूमि है, बारिश नहीं होती। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, जहां ऊन और सोने के प्रचुर मात्रा में चीजें मिलती हैं, इसलिए इसको द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस बोलते हैं। ठीक है, यहां ऊन भी है और सोना भी है। कंगारू का देश है, क्योंकि यहाँ का प्रसिद्ध जानवर भी कंगारू है, और यहाँ कंगारू जो है इनका राष्ट्रीय पशु भी है, नेशनल एनिमल भी है। अक्षांश और देशांतर रेखा की हम बात कर लेते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ठीक से बीचों बीच से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ऑस्ट्रेलिया पूर्ण रूप से मध्य रेखा 0 डिग्री के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाद्वीप है। यहां गुजरती इक्वेटर, ये इक्वेटर के साउथ में है, इक्वेटर के साउथ में है, बट कैप्रिकॉन तो इसके बीचों बीच से गुजरती है, हमें ये बात पता लगती है। तो ये है आपकी लैटिट्यूड लाइंस। लैटिट्यूड लाइंस आपको यहां दिखाई पड़ती हैं। लैटिट्यूड लाइंस आपको जैसी जैसी दिखाई पड़ती है मैंने वैसी वैसी आपको बताई। ठीक है, लोकेशन जो इक्वेटर से साउथ में, इक्वेटर से साउथ में बसा हुआ है। नेक्स्ट इसके राजनीतिक विभाजन की हम बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट्स हैं, 2 यूटी हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया, जो कि एक द्वीप है। इसमें 6 राज्य। यूटी कितने? उत्तरी अमेरिका और कैनबरा, जो डायरेक्टली सेंटर के कब्जे में आते हैं। अब कैपिटल क्या ऑस्ट्रेलिया की? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी कैनबरा है। जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया को एक महाद्वीप बताता हूं तो उसके साथ कई सारे अलग अलग देश आते हैं। जैसे ही मैंने ऑस्ट्रेलिया को एक देश बताना शुरू करा, तब ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, तब उसके साथ बाकी नहीं आएंगे। तो यह आपको यहां पे पता लगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यों की राजधानी और यहां पर कैपिटल्स जो इसमें फेमस है। जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है पर्थ। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहां पर है वो भी समझा दीजिए। सर दिस इज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल है पर्थ। दिस इज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और कैपिटल है इसकी पर्थ। ठीक है, चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, दिस इज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल है इसकी पर्थ। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है और इसकी कैपिटल आपको पर्थ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, कैपिटल पर्थ हो जाएगी। दूसरी है डार्विन, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है। देखो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का मतलब है ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसकी कैपिटल हो जाएगी डार्विन। फिर दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण की हो जाएगी आपकी, दक्षिण का मतलब है ये साउथ वाले पोर्शन की बात चल रही है, ये इसकी हो जाएगी एडिलाइड। ऑलराइट, फिर तस्मानिया की हो जाएगी हॉबर्ट। तस्मानिया बिल्कुल नीचे है, तस्मानिया की हॉबर्ट हो जाएगी। देन विक्टोरिया की बात करें, विक्टोरिया की क्या है सर? विक्टोरिया की मेलबर्न हो जाएगी, बिल्कुल नीचे की तरफ ये है विक्टोरिया, बड़ा छोटा सा द्वीप, ये विक्टोरिया हो जाएगा। देन विक्टोरिया की मेलबर्न हो जाएगी। न्यू साउथ वेल्स की सिडनी हो जाएगी, ये न्यू साउथ वेल्स है, ये वाला हिस्सा न्यू साउथ वेल्स है। इसकी क्या हो जाएगी सर? इसकी आपको देखने को मिल जाएगी सिडनी। क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन हो जाएगी, ये ऊपर वाला हिस्सा क्वींसलैंड है, ये ऊपर वाला हिस्सा क्वींसलैंड है, इसकी क्या हो जाएगी? ब्रिस्बेन। ऑस्ट्रेलिया देश की कैनबरा है, जो न्यू साउथ वेल्स राज्य के भीतर है। जो न्यू साउथ वेल्स है, जहां सिडनी है, ठीक है, वहीं पर आपका कैनबरा भी है, और वही इसके अंतर्गत एक तरीके से देखा जाए तो यह आपका एरिया हो जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी है। तो मैंने इस बारे में भी आपको बताया। तो ये इसकी पूरी ज्योग्राफिकल लोकेशन की डिस्कशन करेगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि इसके चारों ओर सागर और महासागर कैसे कैसे, इसके चारों ओर लोकेशन क्या क्या है। अगर हम बात करते हैं इसके नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में जोसेफ बोनापार्ट की जोसफन बोनापार्ट सी है, जिसको तिमोर सागर भी बोलते हैं। पश्चिम और साउथ में नीचे की तरफ आपको इंडियन ओशियन है, साउथ में ऑस्ट्रेलियन बाइट है, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, एनकाउंटर की खाड़ी है, स्पेंसर की खाड़ी इसको बोलते हैं। दक्षिण पूर्व में तस्मानिया सी है, पूर्व में प्रशांत महासागर है, उत्तर पूर्व में कोराल सी है, वहीं ग्रेट बैरियर रीफ भी है, और उत्तर में अरापुरा सागर है। अरापुरा सागर है या फिर इसको कारपेंट्रिया की खाड़ी भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आगे
जलीय संरचनाओं के प्रकार भी होते हैं, जैसे बाइट वो होती है जब खाड़ी की चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है, बहुत चौड़ा गैप को होता है तो वो बाइट होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया बाइट भी है। बे जब बाइट से कम चौड़ी होती है और तीन तरफ से स्थल से घिरी होती है वो बे कहलाती है, जैसे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ खंबात। गल्फ बे से भी कम चौड़ी होती है वो गल्फ होती हैं और पतली होती हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंबात, ये बे ऑफ बंगाल है। केप जब एक पतला नोक वाला स्थलीय भाग पानी में निकलता है, जैसे केप यॉर्क है या फिर प्रायद्वीप है, उसको अपन केप बोलते हैं, केप। केप कैनरी आपने सुना होगा, अफ्रीका में है। केप ऑफ गुड होप आपने सुना होगा, अफ्रीका में है। तो जलीय संरचना है और इसके प्रकार हो जाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। अब यहां पर आपको कुछ चीजें और आपको देखने को मिलती हैं जिसको मैं यहां पर समझाना चाहूंगा, ये वाली चीज कि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वतमालाएं कौन सी हैं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मैकडोनल्ड पर्वत है जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग रेंज आपको देखने को मिल जाएगी, पीसीएस परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, और इसके ऊपर हर्सिल पर्वतमाला जस्ट इसके ऊपर है। साउथ में स्टॉलिन पर्वतमाला है, मध्यम भाग में मैग्रूसेवे है, और क्वींसलैंड के अंदर ग्रिगोरी रेंज और सेल्विन की पर्वतमाला आपको देखने को मिलती है बिल्कुल सेंटर लाइन पर, ठीक है, याद रखना। ये पूरी पर्वतमाला आपको दिखाई पड़ती है, यही पूरी पर्वतमाला के बारे में जानकारी थी। ऐसा नहीं है कि हम पर्वतमाला को अलग से पढ़ लेंगे, नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट था वो आप यहां पर पढ़ेंगे। ये मुझे तो इसमें कोई दिक्कत लगी नहीं है। तो आज की क्लास तो भाई यहीं तक रखेंगे क्योंकि समय हो चुका है, मैंने देखा भी नहीं था। भाला भाई बता रहे हैं भाग तेहरा में डबल कटी हुई है भाग तेहरा की, तो मतलब भाग तेहरा होना है ना, हुआ नहीं है, ऐसा बता रहे हैं आप। भाई और किसी को भी दिक्कत है तो बता दीजिए। भाला भाई मैं एक बार चेक करता हूँ क्या इशू है। ठीक है भाई। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनता है भाई यहाँ पे। राधे राधे भाई ट्विंस। ठीक है भाला भाई मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो कटी हुई है तो। बंसी क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सेल्विन माउंटेन कहाँ का है, आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया का।